हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप? माई सेल्फ आदिल अशरफ एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे एक नया कोर्स क्लास नाइन्थ के लिए होगा ये। और क्लास नाइन्थ में जो है हम पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स सर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्या बोर्ड के लिए नहीं बेटा, ये बोर्ड के लिए तो है, बोर्ड इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन हम उसके ऊपर की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बोर्ड के लिए जो बच्चा आया है वो जा सकता है, सिर्फ बोर्ड के लिए अगर आए हो तो, क्योंकि यहाँ बोर्ड से भी कुछ जो है आगे होने वाला है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हम फाउंडेशन कवर करेंगे आईआईटी जे और नीट। और आप देखोगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन, फोर्स, इस इन चैप्टर्स से मैं आपके नीट में आए हुए और जेई में आए हुए क्वेश्चन यही क्लास नाइन्थ में आपसे करवाऊंगा। तो सोचो बेटा आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का उठेगा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस उठेगा तो बेटा कल को आप जाओगे क्लास 9 क्लास 11th और 12th में बिना खौफ के जब आप जाओगे तो बेटा आप रॉक करोगे। और आप जो है इंशाल्लाह जब आप फाइनल एग्जाम्स में भी जाओगे तो वहां पर भी जो है आप रॉक करोगे, आप रैंक कर होंगे। आप ये नहीं सोच रहे होंगे मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, वो आप नहीं बोलोगे। आप बोलोगे वहां पे 11 12th में क्या बोलोगे? सर मुझे रैंक 1 कैसे आएगी, मुझे रैंक 3 कैसे आएगी, मैं अंडर 100 कैसे आऊंगा, अंडर 10 कैसे आऊंगा। तो ये बातें जो है बोलनी आसान होती है, लेकिन ये बातें वही बोल सकता है जिसका फाउंडेशन क्लियर होगा। तो फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपका 9th स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपका जो है 10th स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग होगा तो जब आप कल को 11 12th में आओगे तो वहां पे जो है हमें बहुत ज्यादा टाइम जो फाउंडेशन पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से तीसरे चौथे चैप्टर पे ही जो है हमें लगता है हमारी इमारत जो है वो बिगड़ गई है, अब वो गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि जो बेस था 9th और 10th वो बिल्कुल खराब होता है। तो जैसे ही टीचर जो है वहां पे इमारत बनाने की कोशिश करता है तो आपकी जो है बिल्डिंग वो बनते बनते ही गिर जाती है। तो फिर आप बोर्ड्स के पीछे लग जाते हो, आप बोर्ड में 90% लाओगे। तो उससे क्या होगा बेटा? आपको सिलेक्शन होना, आज कंपटीशन का जमाना है, आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी जेई, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड लोगे तो आईआईटी जेई क्लियर करना पड़ेगा, या अगर आप नीट में जाना चाहते हो तो नीट क्लियर करेगा, तभी बेटा आप जो है बहुत ही सफल डॉक्टर जो है आगे जिंदगी में बन पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो है आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, अदरवाइज आपको पता है मैं सीधे आके सीधे स्टार्ट करता हूँ और सीधे निपटाते हैं हम। ठीक है बेटा, तो भरोसा रखिएगा। आप देखोगे अभी जो है आप क्लास 9th में हो और आप देखोगे मैं आपको नीट और जेई के सवाल जो है यहीं पे सवाल जो है जो भी इन टॉपिक्स के रिलेटेड होगा यहीं पे करवाऊंगा। तो सोचो बेटा क्या कॉन्फिडेंस होगा आपका। लेकिन आपको जो है ये कोर्स जो है बहुत आराम से देखने, मैं जो लेक्चर है उतना बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं डालूंगा, लेकिन मैं रेगुलरली जो है आपके लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो आपको बेटा रेगुलरली देखना है, आपको बैकलॉग नहीं बनाना है। तो अगर आप बैकलॉग नहीं बनाओगे, रेगुलरली देखते रहोगे, तो आप देखोगे 2-3 महीने बाद जो आप देखोगे, जो आप आज हो 2-3 महीने बाद जब आप खुद की तरफ देखोगे तो आप एक अलग ही इंसान होगे, आपकी लेवल एक अलग ही होगी। आप एक आईआईटी, आप जो है 11 12th के बच्चे को टक्कर दे सकते हो। इस लेवल का जो है कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और ये कंटेंट होगा कोटा लेवल का कंटेंट, समझ आ गया? कोटा लेवल का कंटेंट होगा। अभी जो तक जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा, यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी जो है यूट्यूब चैनल से जाके कंपेयर करिएगा, इस लेवल का जिस लेवल की एप्लीकेशन होगी और कंटेंट होगी, और मैं आपको सिखाऊंगा सवाल कैसे किए जाते हैं। तो आई होप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला चैप्टर जो है मोशन, जो हम स्टार्ट करते हैं, जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है मोशन। तो लेकिन बेटा मोशन समझने पहले आपको समझना पड़ेगा हम रेस्ट क्या होता है। जब आपको रेस्ट समझ आएगा तभी आप किस पे आओगे बेटा? मोशन आपको जो है समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा तो रेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूंगा रेस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेस्ट जो होता है अगर कोई चीज अपनी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही होगी, दैट मीन्स उसको रेस्ट बोलेंगे। हाँ, तो अगर किसी बच्चे ने ये बोला तो मैं इसको बोलूंगा बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत सही डेफिनेशन बोली। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा बेटा? रेस्ट में बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेस्ट में बोलूंगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है वो यहां पर बैठा है, अगर वो बंदा यहां पर बैठा है, ये सुबह भी यहीं पे बैठा है, शाम हो गई ये वहीं पे बैठा है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है, इसने फोन हाथ में लिया है, रील पे रील देख रहा है, तो ये बेटा बिल्कुल नहीं हिला है, सुबह भी वही था, शाम को भी वही था। दैट मीन्स टाइम के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन को क्या किया है? चेंज नहीं किया है। अगर इसने टाइम के साथ साथ वक्त बीत गया है लेकिन इसकी पोजीशन जो है सुबह भी यही था, शाम को भी यही है, बीच में भी ये कहीं नहीं गया है, दैट मीन्स
इसने जो है अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज नहीं किया है। जब भी ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे बेटा ये किस में है, रेस्ट में है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। हाँ, तो अब आप लिखिए, हेडिंग लिखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आप डालिए मोशन और उसके बाद डेफिनेशन लिखिए रेस्ट की। किसकी डेफिनेशन लिखोगे सर? रेस्ट की डेफिनेशन। सर क्या बोला आपने? रेस्ट मैंने क्या बोला? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, आप लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एक सेकंड बेटा मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। तो क्या मैंने बोला? आप भी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखते जाइए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इट इज पोजिशन, इट इज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में। समझ आ गया? ऑब्जेक्ट कब रेस्ट है? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ये अधूरी डेफिनेशन है। जब, पूरी डेफिनेशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ साथ, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे अभी यहां पे कुछ टाइम बाद ये चलना स्टार्ट किया, दैट मींस पहले यहां था, 1-2 सेकंड बाद ये यहां पहुंचा, लेकिन टाइम भी बदल रहा है और इसकी जो है पोजीशन वो भी बदल रही है। दैट मींस टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जब भी कोई चीज टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। दैट मींस ऑब्जेक्ट किस में? मोशन में है। तो अब आप खुद बोल सकते हो ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम के साथ साथ, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मोशन में है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जो दूसरा पॉइंट आज हमने सीखा वो है मोशन। तो मोशन क्या है, जो आपके चैप्टर का नाम है, तो कब बोलेंगे किसी चीज को वो मोशन में है? तो हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position, changes its position with respect to time। ठीक है, जब जो है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करे तो हम बोलते हैं बेटा वो जो है हमारे पास किस में है? मोशन में है। अब ये जो है, अब आप बोलोगे ये किस में है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये सुबह भी वहीं पे था, अभी भी वहीं पे है और दिन को ये कहीं नहीं गया, तो ये किस में है बेटा? हाँ, आपने सही बोला, ये रेस्ट में है। लेकिन अब जो ये पार्टिकल है, ये देखो टाइम के साथ साथ कुछ टाइम हो रहा है ये चेंज हो रहा है, कुछ टाइम हो रहा है ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और जैसे जैसे ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। दैट मींस इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही। दैट मींस बेटा ये किस में? इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? मोशन में है। तो आपको समझ आ गया क्या चीज रेस्ट है, क्या चीज मोशन है? समझ आ गया। लेकिन अभी अभी इतना आपको लग रहा होगा आपको रेस्ट भी आ गया, मोशन भी आ गया, अरे क्या बात है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन गलत करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा कुछ और चीज भी है जो आपको नहीं बताई जाती लेकिन वो होती है। अगर आप वो चीज जान जाओगे फिर आपसे सवाल जो है वो गलत नहीं होंगे। सबसे पहले क्या करो आप, ये 2 पॉइंट जो है आप अच्छे से नोट करिए, इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट जो है आपको लिखवाता हूं। हाँ बेटा, तो आई होप जो है आपने ये 2 पॉइंट जो है अभी तक आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो अब मैं जो है इसको रब करता हूं बेटा। तो फर्दर आप देखिएगा, मैं अब आपसे, अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या मैं, अब मैं जो हूं एक एग्जाम्पल दूंगा। अब मैं क्या लूंगा? एक एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे। तो उस एग्जाम्पल से मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर एक गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी जो है, आप बोलोगे सर ऐसी गाड़ी नहीं होती, ऐसी गाड़ी जो है वो हमने खुद डिजाइन की है बेटा। इंजीनियर है टीचर होने से पहले तो गाड़ी डिजाइन कर सकते हैं, हमने गाड़ी की है। आप मत बोलो कि ऐसी गाड़ी है, ठीक है, हमने बनाई है, ठीक है, हाँ सर गाड़ी बनाई। और इस गाड़ी में जो है हमने 2 सीटें रखी है टोटल। यहां पर जो है बेटा, यहां पर हमारे पास एक ड्राइवर है और ड्राइवर का नाम है मुन्नू जी। कौन है? मुन्नू, मुन्नू जी, ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा। मुन्नू जी जो है वो हमारे पास क्या है? ड्राइवर है। मुन्नू जी हमारे पास ड्राइवर है और पीछे एक सीट हमने बनाई है जिसपे हमारे पास और एक बंदा बैठा है जिनका नाम है चिन्नू जी। क्या है इनका नाम? चिन्नू जी, ठीक है।
हमारे पास जो है दो बंदे हैं, हमने एक गाड़ी बनाई और उसमें जो है दो बंदे बिठाए, चलो बंदे छोड़ो, दो रोबोट बिठाए। एक रोबोट का नाम मैंने बोला मुन्नू जी। मुन्नू जी जो है, मुन्नू जी को मैंने ड्राइविंग सीट पर रखा है, मुन्नू जी गाड़ी चला रहा है। क्या चला रहा है? गाड़ी, हाँ। और पीछे वाली सीट पे मैंने किसको बिठाया? चिन्नू जी। एक मुन्नू जी, एक चिन्नू जी, समझ आ रहा है? दो बंदे जो है हमारे पास है, ठीक है। अब जो है एक और ऑब्जर्वर जो है मैंने यहां पर रखा है, और ये गाड़ी किस पे चल रही है? ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है रोड पे चल रही है। गाड़ी किस पे चल रही है? रोड पे चल रही है। और रोड के साइड में यहां पर जो है एक बंदा बैठा है, यहां पर जो है बंदा बैठा है, इसका नाम है रामू काका। रामू रामू काका जी जो है ये रोड के साइड में बैठे हुए हैं। अब जो है ध्यान से फिर से मैं जो है इसको आपको समझाता हूं। हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी में एक बंदा है जो ड्राइवर है, उसका नाम है मुन्नू जी, बहुत बढ़िया। पीछे वाली सीट पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम है चिन्नू जी। और ये गाड़ी जब रोड पे चल रही थी तो यहां पर एक बंदा बैठा है जिसका नाम है रामू काका। तो रामू काका ऑब्जर्व कर रहे हैं, अरे भाई ये क्या गाड़ी बना दी है इंजीनियर साहब ने, ये जो गाड़ी रोड पे चल रही है इस पे सिर्फ दो बंदे, दो रोबोट बैठे हैं, एक का नाम है मुन्नू जी, एक का नाम है चिन्नू जी। तो अगर मैं रामू काका को बोलूंगा अरे चिन्नू जी क्या कर रहा है, वो बोलेगा चिन्नू जी चल रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से जो है इसकी पोजीशन लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसके हिसाब से क्या है? मोशन में है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास रामू काका है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे आपके जो चिन्नू जी है वो बाई मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि मेरे हिसाब से उसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है? दूर हो रही है। तो अगर पोजीशन दूर हो रही है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही, दैट मींस ये बंदा किस में होगा? ये बंदा किस में होगा? मोशन में होगा, ठीक है। तो अब लाइट भी चली गई है, लेकिन अब अगर लेक्चर को यहां पे बंद करेंगे तो अभी जो है पूरा हम आ चुके हैं एनर्जी में, तो इस लेक्चर को जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। तो एक बार मैं देखूंगा क्या आप सबको दिख रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं। आप जो है क्वालिटी अब थोड़ी कम होगी, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी मुझे देखना है, आपको तो कंटेंट देखना है, तो कंटेंट में मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास है रामू काका। रामू काका बोलेगा अरे ये चिन्नू जी गाड़ी में बैठा है और गाड़ी जो है लगातार आगे जा रही है। तो लगातार अगर वो आगे जा रही है तो दैट मीन चिन्नू जी रामू जी से क्या जा रहे होंगे? दूर जा रहे होंगे। अगर दूर जा रहे दैट मीन टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होगी। दैट मीन्स ये जो बंदा है हमारे पास किस में होगा? मोशन में। ये किसने बोला? रामू ने बोला, ठीक है। तो मैंने कॉल लगाया चिन्नू को, मैंने कहा अरे भाई मुन्नू जी बताओ चिन्नू जी क्या कर रहे हैं? वो बोले चिन्नू जी तो पीछे रेस्ट कर रहे हैं। अब ये बंदा कह रहा है रेस्ट है और रामू जी कह रहा है मोशन में। अब कौन सही है? क्या ये दोनों सही है? क्या ये दोनों गलत है या दो में से एक गलत है? आप बता सकते हो? कोई बच्चा आप में बता सकता है? कोशिश करिए, कोशिश करिए। अपने दिमाग को जो है थोड़ा, घुटनों को थोड़ी पालिश, घुटनों को ना थोड़ा तेल वेल लगाइए और सोचिए, क्योंकि काफी बच्चे जो है उनका दिमाग घुटनों में ही रहता है, ठीक है। सोचिए, हाँ ठीक है। तो ये जो है दोनों बंदे सही है, क्योंकि इसके हिसाब से जो है ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि गाड़ी चल रही है, और उसके हिसाब से जो है वो भी गाड़ी में, ये भी गाड़ी में, यानी कि इन दो बंदों की जो है पोजीशन वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मींस इसके हिसाब से तो ये रेस्ट में, लेकिन इसके हिसाब से क्या है बेटा? मोशन में है। दैट मींस इसका मतलब जो चिन्नू जी है एक ही टाइम पे मोशन में भी है, रेस्ट में भी है। हाँ, क्योंकि मोशन जो है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये किस पे? ये रिलेटिव टर्म्स होती है। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म्स होता है। ये डिपेंड कर रहा है देख कौन रहा है। अगर ये बंदा देख रहा है तो बिल्कुल, तो फिर तो सही है, चिन्नू जी मोशन में है। लेकिन अगर मुन्नू जी देख रहा है तो फिर तो चिन्नू जी रेस्ट में है। दैट मीन दोनों अपने हिसाब से ठीक है। दैट मीन्स जब भी मैं आपसे पूछूंगा क्या ये चीज रेस्ट में है या ये चीज मोशन में, तो आपको पूछना है सर देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, तो फिर हम बताएंगे। दैट मीन्स तो यहां से जो है हमको क्लियरली एक चीज समझ आ गई। क्या समझ आ गया सर? ये जो है हमारे पास तीसरा पॉइंट बन गया, जो हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। शाबाश, आप भी लिखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है बेटा? रिलेटिव टर्म्स होती है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। सर रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रही है। किस पे? ऑब्जर्वर पे
डिपेंड कर रही है। तो सर ऑब्जर्वर क्या होता है? सर हमने तो नहीं, सर आपने बताया ही नहीं। सर ये ऑब्जर्वर क्या होता है? उसके लिए मैं थोड़ा जो है रामू काका को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ऑब्जर्वर क्या होता है? अरे बेटा कुछ नहीं, ऑब्जर्वर कुछ नहीं होता। आप देख रहे होंगे आपके स्कूल में बड़ी बड़ी डिफिनेशन लिखाई जा रही है ऑब्जर्वर के लिए। अरे भाई ऑब्जर्वर कुछ नहीं है। ऑब्जर्वर क्या है? जो देख रहा है, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जो देख रहा है, जो देख रहा है, वही क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वर। सर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बोर्ड वाले टीचर तो हमें कूटेंगे अगर हम ये डेफिनेशन लिख के आएंगे, स्कूल में फेल कर देंगे, ठीक है। क्या डेफिनेशन? सिंपल लिखिए, पर्सन विच इज, शाबाश, पर्सन विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन, ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है। वो पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, जो देख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। और ये पूरी चीज किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और देखो सबसे पहले मैं फिर से समझाऊंगा, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब सर ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। सर ऑब्जर्वर क्या होता है? जो मोशन देख रहा होता है, ठीक है। तो समझ आ गया ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कहीं से तो देख रहा होगा। ऑब्जर्वर पहले यहां से देखो, रामू काका कहां पर थे? वो यहां पर थे, वो तो बैठे हुए थे। और जब मुन्नू जी ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो गाड़ी में थे। यानी कि जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से, जो मोशन को देख रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। और जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आ गया? लेकिन उसके बाद जो घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो देखेगा टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है। क्या इतना क्लियर है? आई होप अभी तक जो है इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी चीजें जो है आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से नोट करिए। तो फिर मैं अगली जो है अगले इसके बाद इसको मिटा के आपको ऑब्जर्वर और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसकी जो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने जो है ये अभी तक जो है नोट कर लिया। आप बताइएगा आपको ये चुन्नू जी और मन्नू जी अगर अच्छे लगे होंगे नाम, तो आप कमेंट करिएगा। तो फिर हम पूरे जो कोर्स में इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, इनको ही एज एग्जांपल लिया करेंगे हम, ठीक है। तो सर अभी आपने हमें बोला ऑब्जर्वर के बारे में। हाँ हाँ, तो क्या होता है ऑब्जर्वर? जो मोशन को देख रहा होता है। पर्सन विच इज, शाबाश, पर्सन विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन, पर्सन विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है बेटा। जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो सर अभी आपने कुछ बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बेटा। आप देखोगे जो बच्चे होंगे अभी जो है उनकी आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन खत्म होने को होगी और उनको पता नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। दैट मींस ये चीज जो है आपको जाननी बहुत जरूरी होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज द फ्रेम, इट इज द फ्रेम फ्रॉम, it is the frame from where observation, जहां पर क्या हम observation, from where observation is taken, जहां से हम observation ले रहे हैं। it is the frame from where observation is taken, from where observation is taken by the, कौन कर रहा है? by the ऑब्जर्वर, ऑब्वियसली ऑब्जर्वर कर, ऑब्जर्वर, ठीक है। इतना तो सबको पता होता है। और एक चीज, इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। अभी आप देखो यहां पर अगर जो है कोई पर्सन है, आप देख रहे हो ये पहले इधर जा रहा है, बाद में ये इधर जा रहा है, कुछ टाइम बाद ये जो है इधर जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे सर हमारे पास जो है हमने मैथ में पढ़ा है 3 एक्सिस होती है। क्या होती है? 3 एक्सिस। इधर वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इधर वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इधर वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? जेड एक्सिस।
तो आप बोलोगे सर ये पहले एक्स एक्सिस में गया, फिर ये वाई एक्सिस में चढ़ा, फिर ये जेड एक्सिस में। तो आपको ये बताने के लिए एक्सिस का पता होना चाहिए, इसलिए हम बोलते फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। इट कंटेन 3 कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट कंटेन करता है, 3 कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमें किसके बारे में डेफिनेशन बताएगा, एक्स के बारे में, ठीक है। एक्स के बारे में नहीं, सब वो वाला एक्स नहीं सोचना आप, ठीक है। एक्स के बारे में नहीं बोलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपका दिमाग जो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, समझ आ गया। पता नहीं क्यों ये एक्स रखा है इधर मैथ वालों ने, ठीक है। और क्या होता है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। और एक होता है बेटा जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। कुछ लोग तो है यहां से ही लेक्चर बंद करके चले गए होंगे बेचारे अपने दुख में, एक्स के बारे में सोचने, ठीक है। ठीक है बेटा, उधर मत जाओ, ठीक है। समझ आ गया ना। तो अभी पढ़ो, फाउंडेशन क्लियर करो, कुछ बनोगे तो फिर एक्स ही तुमको ढूंढने आएगी, ठीक है। तो बढ़िया है, अभी समझो, ठीक है। इमोशन से बाहर आओ बेटा, समझ आ रहा, उठो उठो, ठीक है। हाँ चलो देखो भाई, हाँ समझ आ गया क्या सर आपने बोला, फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है मुझे पता है वो फ्रेम से बाहर चले गए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहा होगा, अब उसको वो तो होगा पता, ये इधर गया, ये इधर गया, या ये इधर गया, समझ आ गया। अगर इधर गया तो एक्स एक्सिस, इधर गया तो वाई एक्सिस, इधर गया तो जेड एक्सिस, यानी कि फ्रेम ऑफ जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन ले रहा होगा, इसको 3 चीजों का पता होगा, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीजें होंगी। एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और बेटा होगा जेड कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और एक चीज इसमें क्लॉक होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम देखोगे ना, आप देखोगे हाँ अभी किधर है, हाँ 10 मिनट बाद चेंज हुआ नहीं, 30 मिनट बाद चेंज हुआ, हाँ। जब आप टाइम के साथ साथ देखोगे चेंज हो रहा है नहीं, तभी तो आप बोलोगे। अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है पोजीशन, तो आप बोलोगे मोशन में। और अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप बोलोगे रेस्ट में। दैट मीन्स यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो कंटेन क्लॉक फॉर मेजरिंग ऑफ टाइम, तो टाइम को मेजर करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, क्लॉक होना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको जो है रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया, रेस्ट से। तो रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी जो है पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, तो मैं उसको रेस्ट में बोलूंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन बोलूंगा। और ये रेस्ट एंड मोशन जो है ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं, देख कौन रहा है। दैट मीन्स हम श्योरली नहीं बोल सकते ये चीज रेस्ट में है, ये चीज मोशन में है। हो सकता है आपके हिसाब से वो रेस्ट में हो, लेकिन किसी और के हिसाब से वो मोशन में हो। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है देख कौन रहा है, दैट मीन्स ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। और ऑब्जर्वर कहां से देख रहा होगा, जहां से वो देख रहा होगा उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास 3 चीजें होती है। एक तो हमारे पास उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। और बेटा उसमें क्लॉक होता है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हो गया। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इतना पहले आप नोट करिए अच्छे से, तो फिर जो है फर्दर डिस्कशन करेंगे। पहले आप इतना नोट करिए। हाँ तो बेटा आई होप जो है इतना आपने जो है कवर कर लिया होगा, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है सर। इतना जो है हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया रेस्ट क्या है, हमें समझ आ गया जो है मोशन क्या है, और हमें समझ आ गया ऑब्जर्वर क्या होता है, हमें समझ आ चुका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या इतना आपको क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ आ गया है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो बहुत बढ़िया। दैट मीन्स आप जो है आपको चीजें समझ आ रही है,
और आप जो है जितनी चीजें जो है अभी तक जो है 23 मिनट तक आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो है 10-15 मिनट पे छोड़ के चले गए होंगे। दैट मीन्स जो है वो आईआईटी और नीट के लिए नहीं बने हैं, वो किसी और चीज के लिए बने हैं। इसीलिए उनमें जो है इतना दिमाग नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, वो इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि वो अगर वो नहीं कर सकते तो आईआईटी और जो नीट वो भी अपना दरवाजा जो है वैसे लोगों के लिए नहीं खोलती है बेटा। समझ आ गया? हाँ, आप जो है अभी 2 साल पहले हो, अभी आप 9th में हो। दैट मीन्स आपकी आधे लोग प्रिपरेशन करते 11th में आने के बाद। दैट मीन्स आप 2 साल उनसे पहले हो। दैट मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप यहां से ही जो है अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे, दैट मीन्स आप जो है बहुत आगे निकल जाओगे। जो बच्चे सोचेंगे हम तो 11th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके नाइस, ठीक। तो ये जो है इतनी चीजें हमने स्टार्ट करी है। तो अब जो है मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम होता है बेटा डिस्टेंस, ठीक है। अब जो है मैं डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जाने से पहले मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा। देखो बेटा, अगर मैं ये 2 चीजें आपको नहीं समझाऊंगा तो फिर मुझे भी आम टीचर की तरह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा और आपको रटवाऊंगा, तो आपसे जो है अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपसे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे 2 कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसमें मुझे 10-15 मिनट जो है बेटा समझाने में लगेंगे। तो अगर आप जो है इतना पेशेंस रखते हो और इतना भरोसा कर रहे हो तो फिर उन 2 चीजों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, तो आगे जो है आप देखोगे आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जब आप 11th में जाओगे ना तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ने की वहां जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप वहां सीधे एक्सेलरेशन, सीधे सीधे जो है लॉ, सीधे जो है मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह से जो है आप स्टार्ट करोगे। समझ आ गया? उस लेवल का मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन मुझे 2 चीजों की जरूरत जो है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो मुझे पता है इंशाल्लाह जो है आप भरोसा करोगे और आप देखोगे और इसका फल जो है आपको आगे दिखेगा। तो उसमें जो है 2 चीजें हैं मेरे पास। एक होती है बेटा स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैं पूरा समझा ही देता हूं। तो हमारे पास क्या होती है, हम जो है पूरी फिजिक्स को, जो हमारे पास फिजिक्स होती है, जो हमारे पास टोटल यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी यूनिवर्स में हमारे पास क्वांटिटीज होती है, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। क्या करते हैं? टोटल जितनी भी क्वांटिटीज दुनिया में है उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, और एक हिस्से को हम बोलते हैं जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी हमारे पास क्या होती है बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो बेटा, जो भी क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज होती है, आप देखोगे स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, जर्क हो गया, इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया। अरे अरे सर ये क्या बताया, ये क्या नई चीजें बता रहे हो? यूनिवर्स क्या मास से आए हो क्या? नहीं बेटा, ये चीजें हम समझेंगे, कुछ चीजें अभी समझेंगे और कुछ चीजें तो पता ही है 11th में आओगे तो वहां तो फिर समझ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्वांटिटी समझ गए सर, समझ गए सर। बताइए सर, आप कह रहे थे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरे भाई हाँ, क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिजिक्स में। हम जो है इन क्वांटिटीज को 2 हिस्सों में बांटते हैं बेटा। एक को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, आप ही लिखते रहिए। एक को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज शॉर्ट में मैं पी क्यू से इसको लिखूंगा, ठीक है, पी के नहीं लिखना कोई, ठीक है। दूसरी चीज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सर क्या फर्क होता है इनमें? आपने कहा जो टोटल क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास यूनिवर्स में है, हम इनको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक जो आपने सर कहा फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी टाइप को आपने क्या कहा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा मेरा अच्छे से समझना, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सर मेजर कर सकते हैं, जैसे मास। आप अपना मास देखते हो ना, कोई बेचारा दुबला पतला होगा मेरी तरह, पता चला 60 kg 55 kg का है, और कोई जो है मोटा सा होगा बेचारा, अच्छा हेल्दी वेल्दी होगा, वो 80-90 kg का। हमारी टेंशन, हम कह रहे हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, हम मोटे नहीं हो रहे। उनकी टेंशन, हम पतले नहीं हो रहे, हम ज्यादा मोटे हैं। दैट मीन्स टेंशन जो है एवरीवेयर है, टेंशन एवरीवेयर है। तो टेंशन नहीं लेना है, समझ आ गया? टेंशन नहीं लेना। हाँ,
तो भाई क्या बात कर रहे हैं, तो मैं खो जाता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा वापस आना पड़ता है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब जो है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट मीन जिनको हम मेजर कर सकते हो। जैसे मास हो गया, आप मेजर कर सकते हो। किसी की हाइट, मेरी हाइट आप करोगे मेजर 5.9, ठीक है। तो किसी की हाइट होती है 5 फीट, किसी की हाइट होती है 2 फीट, ठीक है। तो समझ आ गया, अलग अलग हाइट, दैट मीन इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। स्पीड, कौन कितना तेज चल रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं, दैट मीन। लेकिन क्या आप प्यार को मेजर कर सकते हो? नहीं, आप प्यार को मेजर नहीं कर सकते। अगर लोग प्यार को मेजर कर पाते तो फिर ये जो हो रहा है वो शायद नहीं हो पाता। समझ आ गया आपको? तो फिर तो मेजर सीधे पता चलता है कौन किससे कितना प्यार कर रहा है। आप सीधे स्केल हो लगाते, उससे मेजर करते, आपको पता चलता, लेकिन नहीं पता चलता भाई, ये इमोशन होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नफरत, आप किससे कितना नफरत करते हो, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? आप बोल सकते हैं मेरे से 10 kg 15 kg ना, नहीं, वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स अब हमको समझ आ गया, कुछ चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो हम नहीं मेजर कर सकते। या कोई उदास होता है, अब वो बेचारा थोड़ी माप सकता है, किसी को बोल सकता है अरे भाई मैं इतना उदास हूं, बोल सकता है? नहीं बोल सकता। कोई खुश है, वो बोल सकता है मैं इतना kg इतना खुश हूं, नहीं बोल सकता, क्योंकि हम उस चीज को जो है मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन जो चीजें जो है हम मेजर कर सकते हैं उनको हमने बोला फिजिकल क्वांटिटीज, और जो चीजें हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम डाल देंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। बेटा मेरा समझ आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ सर समझ आ गया, ठीक है सर। अब अच्छा होता अगर आप ये लिखवा दे। हाँ बेटा कोई नहीं, मैं आराम से जो है आपको लिखवाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मैं लिखूंगा आप शॉर्ट में। फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities are those quantities which can be measured, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सर कुछ एग्जांपल लिखवाइए। मैंने आपको लिखवाया मास, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया हाइट, ठीक है, मास हो गया, हाइट हो गया, स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, या वैसे वो अभी आपको समझ नहीं है, इतना आप समझ लीजिए एटीसी, और भी होता होगा जो होगा वो हम आगे देखेंगे। जो भी हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना पड़ता है, फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि वो हम फील करते हैं। तो सर क्या होती है? मैं बोलूंगा नॉन फिजिकल, मैं सीधे लिखूंगा दोज क्वांटिटीज which cannot be measured are known as नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया लव, हो गया हेट, सैडनेस, इसी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इमोशंस, ETC। क्लियर हुआ इतना? आई होप जो है इतना आप जो है पहले इनको नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा जो है आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से। नोट्स जो है आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। जो जितने अच्छा आपके नोट होंगे, जितना अच्छा आपको समझ आया होगा, उतना जो है आपको फ्यूचर में फायदा इसका दिखेगा। समझ आ गया? ठीक है सर। तो अब जो है हम जो है अभी तक हमने क्या समझा, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज थी उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक पार्ट को फिजिकल क्वांटिटीज बोला, एक पार्ट को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोला। समझ आ गया? कुछ बच्चों को लग रहा हो मैं स्लो बोल रहा हूँ, जिनको लग रहा है ना मैं स्लो बोल रहा हूँ वो जाके मेरे क्लास 12 के लेक्चर देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि आप अभी छोटे हो, मुझे यहाँ पे धीरे धीरे बताना है। लेकिन जब आप देखोगे 12th में मैं इतना धीरे नहीं बताता हूँ, आप देखोगे मेरी खुद की स्पीड ही वहां पे आपको लगेगी 1.1
5x पे बंदा बोल रहा है, समझ आ गया। लेकिन अभी जो है मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी धीरे 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 जो है आपका लेवल में उठाने की जो है पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सर ठीक है, आपने कहा हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फर्दर बोलिए, अब इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या सर? जो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ सर क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? हाँ मैं बोलता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, हाँ सर। तो सर इनको जो है हम फर्दर दो पार्ट्स में जो है हम इनको डिवाइड करते हैं। किसमें? दो। एक पार्ट हमारे पास, एक जो होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और एक को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो है हम इनको थोड़ा बहुत यहां डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में जब आप आओगे तो स्केलर और वेक्टर इन दो को पढ़ने में जो है हमें 10 से 12 लेक्चर जो है लगते हैं इनको पूरा समझने में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बस। और मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगा, उतना आप पता रखिए, बस आपका काम जो है यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं। आप बताइए आगे क्या है ये। एक सेकंड आप रुकिए, पेन जो है। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया सर, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मैं बताने से पहले आपको थोड़ा समझाऊंगा। आप जो है मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, और आप जो है दुकानदार के पास गए और आपने दुकानदार से कहा मुझे एक बिस्किट दीजिए। आप क्या दीजिए? एक बिस्किट का पैकेट लाना है। तो उसने दे दिया, लेकिन आप फिर से गए, आपने फिर से उससे कहा मुझे और एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, लेकिन इस बार आप बिस्किट का पैकेट इधर से दीजिए। मे भी अब वो कह रहा होगा मुझे तो बेचना है, अब दे देता हूं। आप तीसरी बार गए, आप कह रहे हो बिस्किट का पैकेट इधर से देना है। तो जैसे हाथ वापस आएगा तो आपके मुंह पे चाटा होगा। अरे चाटा पड़ेगा भाई, क्या कर रहे हो? बिस्किट का पैकेट लेना है तो सीधे बोलो ना। अब उधर से इधर से बोलने की जरूरत जो है वो नहीं होती है, क्योंकि बिस्किट का पैकेट लेना है, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बोलना है। एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ये मत बोलो किधर से उधर से इधर से मत बोलो। दैट मीन वहां पर जो है डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपको 1 kg आलू लाने हैं तो जब आप दुकानदार के पास जाओगे आप बोलोगे मुझे इधर से 1 kg, इधर से 1 kg आलू दो, नहीं, आप बोलोगे 1 kg आलू दो। उसको समझ आ जाएगा इसको 1 kg आलू चाहिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपको मानो पनीर लाना है तो आप बोलोगे 2 kg, 3 kg। दैट मीन्स क्वांटिटी से ही पता चलता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप वापस आ रहे हो और आप जहां पर खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो है इधर से आप इस पॉइंट पे जो है खड़ा हो, अभी आप जो है इस पॉइंट पे खड़े हो और इधर से जो है दो रास्ते जा रहे हैं और एक रास्ता जो है इधर से आ रहा है। अब इधर से जो है एक बंदा आ रहा है और ये जो बंदा आ रहा है यहां पर है, मानो अब यहां पर क्या है, यहां पर मानो स्कूल है, यहां पर क्या है, स्कूल है, और यहां पर मानो कॉलेज है। इधर से कॉलेज है, इधर से स्कूल है। अब ये जो बंदा आया ये आपसे पूछ रहा है भाई मुझे जो है स्कूल जाना है, और यहां से यहां स्कूल की डिस्टेंस है 20 मीटर और कॉलेज की डिस्टेंस भी है 20 मीटर, ठीक है। तो ये बंदा पूरा समझना, ये बंदा इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और जब आपके पास पहुंचा तो आपको बोल रहा है मुझे जो है कॉलेज जाना है। अगर बंदे को कॉलेज जाना है तो आप बोलोगे 20 मीटर यहां से दूर है, बस आपने 20 मीटर दूर है और आप चले गए। तो क्या ये कॉलेज पहुंच पाएगा? नहीं, हो सकता है पहुंच पाए, हो सकता है नहीं भी, क्योंकि अब जो है इसके सामने दो रास्ते,
ये रास्ता भी 20 मीटर है और ये रास्ता भी 20 मीटर है। पता चला ये इधर से चला गया और ये किधर पहुंचा, स्कूल पहुंच गया। कॉलेज जाने वाला बंदा स्कूल में पहुंच गया, समझ आ रहा है। और हो सकता है ये गलती से इधर भी गया हो, तो क्या है, दैट मीन्स यहां पर 20 मीटर बोलने से काम नहीं चलेगा। 20 मीटर क्या था, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इसको यहां पे बोलना पड़ेगा 20 मीटर जाना है और तुमको इधर से दाएं की तरफ मुड़ना है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन, आपके हिसाब से इधर मुड़ना है, इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड जो है आपको जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर तो उसको बोलना है कितना चलना है, 20 मीटर, और किधर चलना है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। और ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा समझ आ गया, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें जो है मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी, तो वैसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है बेटा, उनको ही वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। खैर इतने में ही हमारा काम चल जाएगा, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करने चाहिए। ये आप क्लास 11th में डिटेल में समझोगे, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर इतने से जो है आपका काम चल जाएगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो फिर लिखा दूं मैं? हाँ सर लिखा दीजिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which can be completely, which can be completely defined by magnitude only। जिनको हम कंप्लीटली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर मैं शॉर्ट में, आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको सीधे याद रखना है। सर आपने अगर बोला स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे याद आना चाहिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसके बाद जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज में क्या है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स हमें जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो है हमारा मैग्नीट्यूड से जो है काम यहां पर चल जाता है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई, शॉर्ट में अब मैं लिखूंगा, या आप लिख सकते हो दोज, चलो मैं लिख ही लेता हूं पहले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have direction as well as magnitude and follow वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। शॉर्ट में आपको लिखना है, इतना आपको डिटेल में पता नहीं होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ये आप आगे समझोगे, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या इसका मतलब हुआ, शॉर्ट में क्या सर हमें याद है, आप बोलिए शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है, इनके पास जो है डायरेक्शन होती है, इनके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, शॉर्ट में इनके पास दोनों होता है, इसके बावजूद ये वेक्टर लॉ को फॉलो करने चाहिए, लेकिन अभी उसका जो है उतना डिटेल में हमारा यूज नहीं है। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना जो है हम समझ आ गए, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा बहुत इसके बाद में और एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम वापस डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पहले आप बेटा इतना नोट करिए। हाँ, तो आई होप जो है आपने जो है इतना क्लियरली जो है नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, ठीक है सर, हमने कर लिया है। तो फिर मैं इसको मिटाता हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब हम जो है नेक्स्ट वाला पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। स्केलर और वेक्टर हम क्लियरली कवर कर चुके हैं। अब जो है हमें और एक चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। आपको जो है पता होगा, सर क्या बना रहे हैं, तो आपको पता होगा इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, वेस्ट सॉरी, ठीक है। तो क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं जियो पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बंदा जो है ईस्ट में चल रहा है, फिर नॉर्थ में चल रहा है, फिर उड़ रहा है,
तो कैसे उसकी डिस्टेंस निकाले, कैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाले, आपके लिए चुटकी चुटकी का खेल होना चाहिए। समझ आ गया? क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, चुटकी का खेल होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। समझो, जब भी आज के बाद आपको बोलेगा कोई ईस्ट में चला, दैट मींस ईस्ट किधर होता है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये किधर होता है, एक्स एक्सिस। इधर से कौन सी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मींस जब भी आपको बोलेगा कोई चीज ईस्ट की तरफ चली गई, तो आप उसके साथ जो है प्लस आई कैप का साइन लगाना, प्लस आई कैप का साइन लगाना। ठीक है सर, ठीक है सर। और अगर वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट किधर है, माइनस एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप लगाना। ठीक है, ये माइनस आई एक्सिस है, दैट मीन इसके साथ आप माइनस आई कैप लगाना, सॉरी माइनस आई कैप जो है इसके साथ आपको जोड़ना है। समझ आ गया? अगर पार्टिकल ईस्ट की तरफ चला गया तो उसके साथ आपको आई कैप लिखना है, और अगर वेस्ट की तरफ चला गया तो माइनस आई कैप लिखना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको न्यूमेरिकल पढ़ के समझ आएगा। जब आप देखोगे दो दो पेज का सोल्यूशन होगा न्यूमेरिकल का, और वो मैं आपसे 2 लाइन में सॉल्व करवाऊंगा इस मेथड से, तब आप बोलोगे सर क्या बताया आपने, क्या ही बात बताई। समझ आ गया? अगर नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ होता है प्लस वाई की तरफ, तो दैट मींस आप जो है जे कैप लगाइएगा बेटा। क्या लगाइएगा, जे कैप। और अगर साउथ की तरफ चला गया, और साउथ होता है माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो आप जो है माइनस जे कैप का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है सर, अगर कोई चीज उड़ गई, मानो कोई चीज यहां चला फिर उड़ गया, वो उस टाइम क्या करेंगे, जब वो बोलेगा उड़ गया, तो उड़ने का साइन जो है हम डॉट से बनाते हैं। क्या, डॉट मतलब कोई चीज उड़ गई, आसमान में उड़ गई, जब भी उड़ेगी दैट मींस वो के कैप में आएगी, तो आपको उसके साथ के कैप लगाना है। और अगर कोई चीज चल रहा है, आगे क्या किया, गड्ढा था, गड्ढे के अंदर घुस गया, दैट मींस वो जमीन के अंदर अगर घुसेगा, दैट मींस अगर अंदर गया तो हम क्रॉस का साइन दिखाते, तो आप समझना वो जमीन के अंदर। जब भी बोलेगा कोई चीज नीचे गई है, तो हम उसके साथ माइनस के कैप लगाएंगे, जमीन के अंदर, नीचे नहीं। नीचे देखना पड़ेगा, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। समझ आ गया? शॉर्ट में मैं बोलूंगा, अगर वो ईस्ट की तरफ चला गया तो आई कैप, वेस्ट की तरफ चला गया माइनस आई कैप, अगर वो नॉर्थ की तरफ चला गया जे कैप, साउथ की तरफ माइनस जे कैप, ऊपर चला गया के कैप, और नीचे जमीन के अंदर घुस गया तो माइनस के कैप से आपको अटैक करना है। क्या इतना क्लियर है बेटा? समझ आ गया? दैट मींस इनडायरेक्टली आप कह रहे हो जो हम कर रहे हैं यूज एक्स माइनस एक्स, उसकी जगह आई को रखना है। हाँ हाँ हाँ, जो आप ऊपर क्या बोल रहे हो, प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, दैट मींस वाई की जगह जे कैप, हाँ माइनस वाई की जगह माइनस जे कैप, और इधर जो है ऊपर चला गया के कैप, नीचे चला गया तो माइनस के कैप। दैट मींस मैं जब भी बोलूंगा तो दैट मींस आपको एक्स को किससे रिप्लेस करना है, आई कैप से, क्योंकि आपको एक्स से बहुत दिक्कत होती है और वाई से तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मजबूरी में इसको चेंज करना पड़ रहा है, और जो हमारे पास के को के ही रहता है, सॉरी ये जेड, और जेड डायरेक्शन को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में, सिंपल शॉर्ट में मैं और आराम से आपको समझाऊंगा। जब भी मैं बोलूंगा आई कैप की तरफ गया, तो आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं गया 5 यूनिट आई कैप, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूंगा कोई बंदा जो है वो ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर, इसका मतलब हुआ मैं इसको लिखूंगा 5 आई कैप, 5 आई कैप। उसके बाद जो बंदा मैं आपको बोलूंगा वो मूव हो गया नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, नॉर्थ की तरफ कितना चला, 4 मीटर, तो मैं बोलूंगा सर अब ये कितना चला, 4 जे कैप, क्योंकि नॉर्थ में। हाँ, उसके बाद ये उड़ गया है, ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये पंछी था, पहले ये 5 मीटर आगे चला, फिर 4 मीटर, उसके बाद जो है उड़ान भरी, सीधे ऊपर चढ़ गया, और ऊपर कितना चढ़ा, ऊपर चढ़ गया फॉर एग्जाम्पल 7 मीटर, तो मैं लिखूंगा ये ऊपर चढ़ गया है इसलिए के कैप, तो मैं लिखूंगा ओवरऑल जो बंदा है वो पहले 5 मीटर जो है ईस्ट में चला, इसलिए मैं 5 आई कैप, उसके बाद प्लस 4 मीटर वो किधर चला है, नॉर्थ में, इसलिए जे कैप, उसके बाद उड़ गया है कितना, 7 मीटर, तो के कैप डायरेक्टली। दैट मींस अब आपको मैं बोलूंगा डिस्टेंस, आप बोलोगे 5 4 7, खत्म, ये हो गया 9 16, आप बोलोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप जो है खत्म कर दोगे। समझ आ गया? क्लियर हुआ इतना? हाँ सर इतना समझ आ गया सर। ये मैग्नीट्यूड आपने कुछ बोला, ये डिस्टेंस कुछ बोला, ये समझ नहीं आई, ये मैं समझाऊंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। आई होप इतना जो है आपको समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल लेंगे, जनरल जनरल फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम लेंगे,
आर वेक्टर लेंगे। हम क्या लेंगे? आर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम लेंगे कोई पार्टिकल पहले आई में चला है, तो जितना वो आई में चला है उसको हम लेंगे एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। और कुछ वो जे में चला है, कुछ वो कहां चला है? जे में, ठीक है, वाई जे कैप प्लस, और फिर वो कुछ उड़ गया है तो फिर लिखूंगा जेड के कैप। हाँ सर। तो देखो अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, क्या पूछेगा ये मैं आपको भी समझाऊंगा। डिस्टेंस आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी मैंने डिस्टेंस स्टार्ट नहीं की है बेटा, अभी आप मत बोलिए हमने डिस्टेंस नहीं पढ़ा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये जो मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं इसको मैं यूज किधर करूंगा वो बता रहा हूं। समझ आ गया? हाँ। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तो आपको अंडर रूट करना है। आई के साथ जो भी चीज है उसका स्क्वायर प्लस वाई के साथ जो भी चीज है उसका स्क्वायर, और सॉरी जे के साथ और के साथ जो भी चीज है उसका स्क्वायर करना है, बस खत्म। यही आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो सर क्या आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म की? अरे बेटा नहीं, अभी तो मैं शुरुआत ही नहीं की। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यही सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में तो यही 2 लाइनें हैं। फिर मैंने ऑब्जर्वर पढ़ाया, फिर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया। तो सर हाँ इतना समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या समझाया, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, ये सारा 11th का पोर्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये अच्छे से समझ गए तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जो एडवांस लेवल तक हम फिर ही जा पाएंगे। अदरवाइज एडवांस लेवल पे कैसे जाएंगे अगर हमें ये चीजें नहीं पता होगी। अगर मैं पूरी कोशिश मैंने की इन चीजों को समझाने की, और आई होप अगर आपको इसमें से सिर्फ 10-20% समझ आ, ये जो है रेस्ट एंड मोशन आपको पूरा समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको, ऑब्जर्वर समझाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी समझ आ गया। हाँ सर। उसके बाद आपने फिजिकल क्वांटिटी, सारी क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हाँ, एक फिजिकल एक नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? जिनको मेजर कर सकते हैं। हाँ सर वो समझ आ गया। जिनको मेजर नहीं कर सकते नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, मास हो गया सर, हाइट हो गई, लव हो गया, हेट हो गया, वो हमारे पास दूसरी तरफ चले गए। हाँ सर यहां तक तो समझ आ गया। उसके बाद मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोला स्केलर, एक को बोला वेक्टर। हाँ सर वो समझ आ गया। स्केलर क्या होता है सर? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हाँ। वेक्टर सर जिसके पास जो है डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी। तो सर अभी 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 हम उसको वेक्टर बोलेंगे, बाद में ही जब 11th में जाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर हम क्या बोलेंगे सर वो भी बताइए? जिसके पास डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगी और वेक्टर लॉज को जो फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ। फिर मैंने ये चीज आपको समझाई शॉर्ट में, आपने ये तो पता होगा इस तरफ होता है ये ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ईस्ट को हम बोलेंगे प्लस आई कैप, जब भी वो बोलेगा नॉर्थ में तो हम बोलेंगे प्लस जे कैप, अगर बोलेगा वेस्ट में माइनस जे कैप, नीचे बोलेगा साउथ में तो माइनस जे कैप, और अगर बोलेगा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर अगर जा रहा है तो के कैप, पूरा जमीन में अगर जा रहा है तो माइनस के कैप। ये ऊपर नीचे वाला सवाल आपको 9th में नहीं दिखता है। अरे भाई ये कहाँ जाते हैं टीचर ये सवाल करवाने से पहले, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको तभी तो आप सीखोगे। वो थोड़ी ऐसे बोलेगा पहले ईस्ट में गया फिर वेस्ट में गया, वो तो कोई भी करेगा। पहले ईस्ट में गया फिर वेस्ट में गया, फिर वो जमीन के अंदर गया 10 मीटर, फिर वहां से वापस आया, फिर वहां से उड़ गया 15 मीटर। तो ऐसा सवाल में जब आपको पूछेंगे डिस्टेंस डिस्प्ले में तो दिमाग चकरा जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे एक लाइन में, एक लाइन के अलावा मैं आपको जो है इसमें नहीं दूंगा। सिर्फ एक लाइन में सवाल का आंसर आना चाहिए। डिस्टेंस एक लाइन में, डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में, खत्म। समझ आ गया? लेकिन उसके लिए आपको जो है मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, आपको यहां पे समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो कहां पे नहीं समझ आया, मैं छोटा वीडियो अलग से बनाऊंगा उसके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि ये जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और आप देखोगे मैंने आपको पहले ही कहा ये कोर्स पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 साल बाद दिखाऊंगा रैंक 1, रैंक अंडर 100, रैंक अंडर 10 आपको दिखेगी, और वो बोलेगा हमने इस कोर्स से पढ़ा था। तो जो पढ़ेगा वो इंशाल्लाह जो है रैंकर होगा, रैंकर जरूरी वो रैंकर होगा अगर क्लियरली पूरा उसने पढ़ा जितना मैं उसको बता रहा हूं। समझ आ गया? दैट मीन्स फिर आपको वहां पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर हम एक एक घंटा पढ़ते क्लास 11th में, क्लास 10th में, तो क्लियरली आज जो है तब आपकी जो है अलग ही लेवल होगी। मैंने आपको वो नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ 3 महीने बाद अपनी लेवल देखना,
और आपको एक लेवल जो है अलग लेवल पे अपनी लेवल दिखेगी। आपका कंसेप्ट जो है, फंडे जो होंगे बहुत ही क्लियर होंगे बेटा। समझ आ गया? अब मैं सोच रहा हूँ डिस्टेंस को जो है वो स्टार्ट अभी करूँ या जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टार्ट करें। पहले मैं देखता हूँ टाइम कितना हुआ लेक्चर का। ओहो अभी जो 54 मिनट हुए हैं, लेकिन बेटा लेक्चर की लेंथ को नहीं देखना। 54 मिनट हुए तो क्या हुआ, पहले मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और अभी आराम आराम से समझा रहा हूँ। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये रिलेटिव क्या होता है वो समझाया, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि, और बहुत सारी उधर इधर की बातें भी की। इसलिए जो है लेंथ उतनी ज्यादा, लेकिन कंटेंट अभी इसमें बहुत कम है। समझ आ गया? अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको आपका इंट्रोडक्शन दे के रखूंगा। डिस्प्लेसमेंट का तो अभी नहीं उठाएंगे, सिर्फ डिस्टेंस का बताऊंगा। लेकिन जो है नेक्स्ट लेवल में फिर मैं वापस से स्टार्ट करूंगा डिस्टेंस को एक बार, ठीक है। यहां पर बस थोड़ा उसका आइडिया दे के रखूंगा, आप भी थोड़ा जो है देख के आइएगा क्या पढ़ाया गया है आपको डिस्टेंस के बारे में। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस के बारे में कितनी सारी चीजें हैं जो आपसे छुपाई गई थी। समझ आ गया? हाँ सर, तो फिर स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। मेरा तो मन करता है कि 2 घंटे लेक्चर ले लूं, समझ आ गया, लेकिन चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में नहीं हूं मैं। ऑफलाइन में बच्चा होता तो बोलता बस बैठ बैठ के पढ़ाते। समझ आ गया? अब जो है ऑनलाइन में जो है बच्चा कभी भी आ सकता है, तो उसको जो है उसका मन भी बनाए रखना है और कंटेंट भी डालना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं वैसा यहाँ पे नहीं करना जा रहा हूँ कि आपको उधर की बात है इधर की बात है, डायलॉग बोलूंगा, शायरी बोलूंगा, हो सकता है कभी कभी मैं भी बोलूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ शायरी बोल दी और जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाया तो 1 साल बाद आप मुझे गाली दोगे। समझ आ गया? शायरी याद होगी, वो किसी को सुनाओगे और गाली मुझे दोगे, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा नहीं होगा तो वो डिजर्विंग भी होगी। लेकिन अगर मैंने कंटेंट पढ़ाया तो शायरी आप खुद भी सीख जाओगे, क्योंकि धोखा लगने पे फिर आप खुद शायरी सीखोगे। समझ आ गया? क्लियर है इतना? समझ आ गया? करते हैं स्टार्ट डिस्टेंस। 10-15 मिनट इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम ये लेक्चर जो क्लोज करेंगे। अगले में नए से समझाऊंगा डिस्टेंस फिर से, लेकिन ये मेरा तरीका होता है जो नया टॉपिक का स्टार्ट जो है अब फ्रेश वहां पे नहीं लूंगा, थोड़ा इधर बता के चलता हूं, ठीक है। तो ठीक है सर, अब जो हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस। हाँ, तो डालिए आप भी हेडिंग बहुत ही सुनहरे अक्षरों में। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है एक घर है यहाँ पर, ठीक है। सर ये कैसा घर बना है? अरे भाई बोला भाई इंजीनियर हूं, कैसा भी घर बना सकता हूं मैं, तुमको क्या समझ आया? मेरे को रहना है ना, मैं कैसा भी घर बनाऊं, ठीक है। हाँ सॉरी, थोड़ा जोक के लिए बोला। हाँ ठीक है सर, तो ये जो है घर है, मैं यहां से जो है सुबह निकला, ठीक है, और यहां से जो है एक जो है फुटपाथ है, यहां से चलने के लिए रास्ता है, और मैं जो इधर पहुंचता हूं और फिर दूसरे रास्ते से जो है वापस आ जाता हूं, ठीक है। हाँ सर, तो मैं जो है सुबह यहां से निकल गया। हाँ ठीक है सर, और यहां से यहाँ जो है 50 मीटर का रास्ता है, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये जो है 10 मीटर का टर्न है। हाँ सर हाँ सर, ओके, और इधर जो है वापस फिर 50 मीटर का रास्ता है, और फिर ये वापस इधर से इधर जब मैं पहुंचूंगा तो ये 10 मीटर। तो स्टार्ट क्या किया मैंने, मैं यहां से जो है स्टार्ट किया और फिर जो है एक टाइम पे मैं इधर पहुंचा, तो ऑब्वियसली यहां से जो है मैं टर्न लूंगा। तो जैसे मैंने टर्न लिया फिर वापस जो है इस तरफ टर्न लेके मैं जो है आगे चल रहा हूं और फिर वापस, और कुछ टाइम बाद जो है मैं वापस इधर पहुंच गया। तो इस दौरान आप बोल सकते हो मैं कितना चला? हाँ सर, अरे ये कौन सी बात है सर, ये तो हम 6th-7th में करते हैं, ये कौन सी बात है सर? आपने यहां से स्टार्ट किया, हाँ सर, आप चले 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 और यहां पहुंचे सर, जब आप यहां से यहां चले ना तो आपने 50 मीटर जो है ट्रेवल किया है, ठीक है ठीक है सर, पहले जो है आप ये 50 मीटर ट्रेवल किए, ये मान लीजिए आप। हाँ हाँ मैं मानता हूं, ठीक है, आगे बताओ सर। फिर जो है आपने यहां से जो टर्न करके 10 मीटर और चल रही है, हाँ हाँ 10 मीटर तो मैं और चल गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद वापस आगे 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 आगे, और सर अब वापसी में भी आपने फिर से जो है 50 मीटर चल लिए है। हाँ सर ठीक है, 50 मीटर जो है फिर से चल दिया है सर। फिर जो है आपने इधर से फिर से टर्न लेके वापस जो पहुंचे और 10 मीटर चल लिए है। हाँ फिर से 10 मीटर चल गया मैं, तो ओवरऑल कितना चला मैं? 50 और 50 कितने हो गए? 100, 10 और 10 20, यानी कि
120 मीटर जो है मैं इस दौरान चल चुका हूं। मैं कितना चला हूं? 120 मीटर। दैट मींस यही जो है मेरी डिस्टेंस है। तो फिर डिस्टेंस क्या हुई? डिस्टेंस हुई एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअली में मैं जहां जहां से चला वो सारी जो पाथ है उसको आप जोड़िए और वही मेरा जो है डिस्टेंस है। समझ आ गया? एक्चुअल में मैं कितना चला वही है मेरी डिस्टेंस। एक्चुअल में मैं कितना चला हूं वही मेरी डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो क्या मैं बोलूं बेटा? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। इट इज द एक्चुअल में पार्टिकल कितना चला उसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस। उसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस। और कल के लेक्चर में पता चलेगा इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया। दैट मीन जहां पे पहले था बाद में भी वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अभी मत लिखना ये, क्योंकि अभी मैं समझाया नहीं हूं आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सिर्फ आप समझो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by the particle, ठीक है। एक्चुअल में पार्टिकल ने कितना चला इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अभी मत लिखना, अभी बस आप इतना लिखिए और बस ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारी बातें डिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और जो आपको लग रहा होगा हमसे जो है सर आप हमें जो है एनसीईआरटी भी करवाओगे, अरे बेटा एनसीईआरटी मैं नहीं तुम खुद करोगे तुम एनसीईआरटी। और ऐसे करोगे जैसे तुम मास्टर होगे वैसे एनसीईआरटी करोगे, वो कौन सी बात है। और रही बात, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, उसके बाद हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर ग्राफ्स वगैरह पे भी बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो आई होप ये जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जहां पे नहीं समझ आ गया होगा वहां पे आप प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं भी आपको समझने की कोशिश करूंगा जहां पर आपको समझ नहीं आया होगा। आई होप ये जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहले लाइटिंग बहुत अच्छी थी, बीच में लाइट चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं फिर वहां पे लेक्चर को रोक दूं। लेकिन एज अ टीचर जो है मेरे मन ने जो है मुझे इजाजत नहीं दी। अदरवाइज अगर मैं एज अ बिजनेस या किसी और तरीके मैं सोचता अब मैं रोकूंगा, लाइट आएगी, मैं चमकूंगा, ये ज्यादा व्यू आएंगे। अरे भाई व्यू खुद आएगी, कंटेंट होगा तो व्यू आएगी, बच्चे देखेंगे, बच्चों को मजा आएगा तो वो फिर खुद ही बाकी सारी चीजें जो होती है। लेकिन मेन चीज है बच्चे को जब समझ आएगा तो वो बेचारा खुद ही देखेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।